नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज बात कर लेते हैं बाजार की। बाजार कैसा रहा? बाजार आज बहुत बेहतरीन रहा। बाजार अच्छा, जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था 3 दिन से, वो तो थोड़ा सा डाउन में दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद भी बाजार में जो ओपनिंग हुई वो ओपनिंग तुम्हारी बहुत बढ़िया हुई। मतलब 23,800 के बाद हुई, उसके बाद सीधा ऊपर की ओर चलना चालू हो गया। रिकवरी क्या आई? रिकवरी के पीछे के साथ ही संकेत क्या रहे? संकेत सीधे सी रहे कि जो अमेरिका और चीन के बीच में जो टैरिफ वार को लेकर के तनाव बढ़ रहा था, वो कहीं ना कहीं घटता नजर आ गया। मतलब अमेरिका और चीन के बीच में जो पहली दौर की वार्ता है वो चालू हो गई है, और ऐसा व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया है कि जल्द ही हम लोगों की जो डील है वो सक्सेसफुल रहेगी। अब दूसरी बात क्या है कि जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं ना, JD वेंस, वो आज भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिल सकते हैं। तो उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि क्यों भारत में जो इनकी डील है वो भी सक्सेसफुल रहेगी ज़्यादातर, और जो भारत के बाहर भी, भारत के जो और भी एक्सपोर्ट है वो बढ़ेंगे, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका के जो बाजार गिरे वो अपने कारणों से गिरे। भारत का जो बाजार गिरेगा वो कहीं ना कहीं अब गिरेगा तो चाइना के कारण गिरेगा, अमेरिका का कारण गिरने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने जितनी उथल पुथल मचानी थी मचा ली। दूसरी बात, आज जो रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत अच्छा आया, वो बेहतर आया। रिजल्ट के कारण कहीं ना कहीं भारत के जो बाजार है ना, उनमें रिकवरी देखने के लिए मिली। रिजल्ट में अगर बात करें ICICI बैंक की, ICICI बैंक के NIM बढ़ के आए हैं। NIM मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन। उसके अगेंस्ट में जो उनका ग्रोस NPA है, जो नेट NPA है, वो इनका घट के आया। तो ये नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। उसके अगेंस्ट में अगर बात करें तुम्हारा HDFC बैंक के भी आज अनुमान नतीजे आए हैं, जो कि अनुमान से काफ़ी बेहतर आए हैं। NIM भी उनका बढ़ के आया, और तुम्हारा जो नेट NPA होता है, ग्रोस NPA, वो घट के आया है। किसी भी बैंकों में जनरली नेट NPA और ग्रोस NPA घटना अच्छा माना जाता है, और तुम्हारा NIM मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ना बहुत बेहतर माना जाता है, जो बढ़ के आया। इसीलिए आज वहाँ आपने बाज़ारों में देखने के लिए रिकवरी मिली। पहली बार टैरिफ से जो वे दोनों लड़ रहे थे, बीच में झुंड का नाश हो रहा था, एक थोड़ी सी चेतावनी आई है। जो चीन है, चीन के जो तुम्हारा इंडस्ट्री मिनिस्टर है, उनकी तरफ से बयान आया है कि अगर आप अमेरिका के साथ डील कर रहे हैं, कोई भी देश ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी देश अगर अमेरिका के साथ डील कर रहा है, तो डील करते समय वो चाइना को इग्नोर ना करे। मतलब अपन भी है वाली कंडीशन में, कि ऐसा नहीं कि यार आप हमें भूल जाओ और तुम अमेरिका के साथ डील कर लो, और कहीं ना कहीं उसका जो हर्जाना है वो चाइना को भुगतना पड़े। तो उन्होंने पहले ही अपनी तरफ से एक कड़ी चेतावनी दे दी है कि ध्यान रखना, तो हम अमेरिका के साथ डील कर रहे हो, किसी भी देश के साथ व्यापारी डील कर रहे हो, तो चाइना को देख लेना, चाइना भी है अपना। दूसरा क्या, अब जो FII के जो लगातार खरीदारी हैं, वो कहीं ना कहीं बाजार का मूड माहौल मतलब सुधार के रखा है। सॉरी, जो FII की लगातार खरीदारी है ना, उसने बाजार का भी मूड माहौल सुधारा है। और जो SIP के आंकड़े हैं वो भी काफ़ी बेहतर आए हैं। और जो डॉलर इंडेक्स है वो उनका 3 साल के सबसे निचले स्तर पर चला गया। मतलब 98 के आसपास चला गया डॉलर इंडेक्स जो मतलब एक डॉलर करेंसी का बास्केट होता है, उसमें ऑल ओवर सब करेंसी होती है। तुम्हारा पाउंड होती है, डॉलर होती है ना, यूरो होती है, उन सब में जो उसका इंडेक्स है वो 98 पे चला गया है, जो एक समय पे 110 चला गया था। जब हमारा भारतीय शेयर बाजार जो 21,800 का जो लोअर लेवल टच किया था, उस समय पर अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 110 था। अभी जो डॉलर इंडेक्स है वो 98 है। मतलब जो हमारा रुपया है ना, वो रुपया हमारे इस महीने के सबसे उच्चतम स्तर पे है। मतलब 85 रुपये पर हमारा रुपया ट्रेड कर रहा है, एक समय पर 88 रुपये में चला गया था। मतलब ऐसा समझ लो, क्योंकि जो डील होती है ना दूसरे देशों के साथ में, करोड़ों में होती है। मतलब अगर हमने 1,000 करोड़ रुपये का, 1,000 डॉलर का कोई सामान लिया, तो अभी हमें समझ लो 85,000 लाख रुपये देने पड़ेंगे। उस समय पर हमें देने पड़ते थे 88 लाख। मतलब 3 लाख हज़ार करोड़ रुपये का नुकसान था हमें शुद्ध, क्योंकि करोड़ों में डील होती है। अगर तुम छोटे लेवल पे भी समझो, तुम्हें 1 करोड़ डॉलर चाहिए, तो अभी चाहिए 1 करोड़ डॉलर, तो तुम्हें 85 करोड़ का माल बेचना पड़ रहा। उस समय पर तुम्हें बेचना पड़ रहा 88 करोड़ का माल। तो इसीलिए FII तुम्हारे भाग कर जा रहे थे। अब FII तुम्हारे उल्टा लौटेंगे। FII लौटने का नतीजे नज़र आ रहे हैं कि पिछले जो 4 ट्रेडिंग सेशन रहे हैं ना, उनमें FII ने लगातार खरीदारी की है। इसीलिए खरीदारी की है कि जो जेफरीज है या गोल्डमैन सैक्स है या जो और भी ब्रोकरेज फर्म है ना, उन्होंने भारत के ऊपर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दर्शाई है। उन्होंने कहा है कि भाई भारत और देशों के मुकाबले भारत का शेयर बाजार सबसे बेहतर है, भारत के शेयर बाजार में पैसा लगाना ज़्यादा बेहतर है। जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, जो CEO हैं, वो एलोन मस्क, वो भी अब उन्होंने फ़ोन पे बात की है नरेंद्र मोदी जी से। वो बोल रहे हैं मैं इस वर्ष भारत आ सकता हूँ, और अपनी जो यूनिट डालने का उनका चल रहा था कि भाई एक यूनिट डलेगी मैन्युफैक्चरिंग, उसे डाल के और यहाँ बहुत जल्दी उसका ऑपरेशन चालू हो सकता है, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। देखो, अब बात कर लेते हैं ऑल ओवर कंक्लूजन पे। देखो, अभी की स्थिति में अगर आप कॉल पुट करते हो तो इस चैनल पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, या फिर के
बारे में कोई नॉलेज नहीं है मेरे को, ना मैं देता किसी को। दूसरी बात है, अगर आपको सही में और सही सटीक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बात अलग है। अगर आपको कोई डीमेट अकाउंट खोलना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में शेर खान के साथ आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। बाकी दूसरी चीज़ है, ऑल ओवर बाज़ार के ऊपर देखें तो बाज़ार में जो है ना, एक आईटी सेक्टर को छोड़ दो, क्योंकि आईटी जो ज़्यादातर इक्विपमेंट जो है ना वो अमेरिका के, और अमेरिका के बाज़ार गिरते हैं तो कहीं ना कहीं जो भारतीय शेयर बाज़ार की आईटी कंपनियां हैं, चाहे वो इन्फोसिस है, चाहे वो तुम्हारा टीसीएस है, चाहे तुम्हारा विप्रो है, ये सब कंपनियों का दबाव देखने के लिए मिलता है। अगर बात करें कौन से सेक्टर अच्छे देखने के लिए मिल रहे, तो एनबीएफसी बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा अभी हायर हाई हायर लो वाली कंडीशन दिख रही है। अब देखो क्या है कि आपको जो चयन है किसी भी स्टॉक का, वो ये देख कर इसलिए करना चाहिए बहुत सोच समझ के, क्योंकि जेंसोल जैसी इस कंपनियां बहुत सारी दबी पड़ी हैं। अब जैसे जैसे कोई बाहर आ जाते हैं वैसे वैसे आदमी निकल पाता है, नहीं तो बहुत से लोगों को निकलने तक का मौका नहीं मिलता। देख लेते हैं कि ये शेयर ऊपर जा रहा है, खरीद लिया, शेयर नीचे जा रहा है, बेच दिया। ऐसा नहीं होता। किसी भी स्टॉक को खरीदने से बेचने से पहले उस शेयर के बारे में रिसर्च करनी चाहिए कि मैं उस शेयर में धंधा क्या करती है, जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं एक्चुअली वो कंपनी धंधा क्या करती है, क्योंकि आप पैसा कंपनी पे लगा रहे हो ना कि शेयर पे लगा रहे हो। उस कंपनी का फंडामेंटल चेक करना होता है कि ये कंपनी जो वैल्यूएशन मतलब मार्केट में है इसकी पीयर कंपटीटर का, उस कंपनी अपनी कंपनी के बराबर चल रही है या उससे ज़्यादा पे चल रही है। क्योंकि जब भी कोई स्टॉक ऊपर होता है ना, हायर हाई हायर लो बना रहा होता है, उस समय पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है जो देखनी होती है, वो होती है उस कंपनी का पैरामीटर, उस कंपनी का वैल्यूएशन मैट्रिक। क्योंकि जब स्टॉक नीचे है उस समय तो आप देख ही लोगे कि यार डब्ल्यू बैटन बना रहा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है, वॉल्यूम एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन जब कोई स्टॉक ऊपर रहता है, कोई स्टॉक ऊपर रहता है, हायर हाई हायर लो पर रहता है, तो उस समय पे आपको क्या देखना होता है, उस समय पर उस कंपनी का वैल्यूएशन देखना होता है कि ये कंपनी किस वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। अपनी लाइफ टाइम हाई वैल्यूएशन पर तो ट्रेड नहीं कर रही, या अगर लाइफ टाइम हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है तो क्या इसके पीयर कंपटीटर क्या इसका बिजनेस तो नहीं खा रहे, इसके पास में ऐसा कौन सा एंट्री बैरियर है जो अपने दूसरे जो कंपटीटर हैं उन्हें बीट कर सकती है, इसके पास में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो इसके और कंपटीटर के पास में नहीं है। ये सब चीज़ें किसी भी बिजनेस को देखने से पहले देखनी होती है। और अगर तुम मतलब जैसे मैंने कल बात की थी कि भाई आप कोई भी कंपनी देख रहे हो तो उसमें एक लोन का पैरामीटर देखना होता है, तो ये लोन वाला जो पैरामीटर है ना, ये बैंकिंग सेक्टर में बिल्कुल नहीं देखना होता, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है ना वो एक्चुअली में उसका रॉ मटेरियल ही पैसा है। बैंक का काम क्या है, बैंक का जो मेजर बिजनेस है, सबसे पहले ये समझो बैंक का मेजर बिजनेस है हाँ पैसे को लेकर उसको दूसरे को देना बोरो पे। पैसा हमसे लेता है बैंक, चाहे एफडी के फॉर्म में ले, चाहे हमसे आरडी के फॉर्म में ले, चाहे फिक्स डिपॉजिट, चाहे सेविंग अकाउंट के फॉर्म में ले, तो उस पैसे को बैंक ने हमसे लिया और सामने वाले व्यक्ति को उसी पैसे को दिया, चाहे किसी को कार खरीदने के लिए दे दिया, किसी को घर खरीदने के लिए दे दिया, किसी को पर्सनल लोन के रूप में दे दिया। तो इसके बीच का जो पैसा होता है, हमसे लिया या आरबीआई से लिया, उस पैसे को कंज्यूमर को दिया, उसके जो बीच का होता है डिफरेंट, उसको हम बोलते हैं एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो बैंक की कमाई होती है। तो बेसिकली जो बैंकों के ऊपर हम बैंकों की बैलेंस शीट पढ़ते हैं उसमें जो बोरोइंग देखते हैं कि इस पे इतने का रिजर्व है, इतने का कर्ज है, वो नहीं देखना होता, क्योंकि उनका तो जो रॉ मटेरियल है वो पैसा है और उनकी जो कमाई है, मतलब जितना ज़्यादा बोरो होगा उतना ज़्यादा। बट उसमें देखना होता है हमें ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, मतलब जो नेट एनपीए है ना वो हमेशा उसका कम रहना चाहिए और घटते क्रम में रहना चाहिए। यस बैंक के साथ में क्या हुआ था, जो यस बैंक बता रहा था ना, कोलैप्स हो गया था, 300 से घटकर 30 रह गया था। जो फंडामेंटल पढ़ने वाले लोग हैं ना वो यस बैंक में उसके बाद भी निकल गए, क्योंकि किसी भी बैंक में अगर एनपीए बढ़ रहा है, मतलब ऐसा समझो, मैं लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति को आपने 1 लाख रुपए दिए, ठीक है, और वो पैसा आपका 3 महीने तक रिकवर नहीं हुआ, मतलब उसने 3 महीने की 6 महीने की टाइम पीरियड जो होता है उसमें नहीं दिया, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए अलग से फंड निकाल कर रखना पड़ता है, जिससे जो तुम्हारा लोन खराब हुआ है उस लोन की भरपाई करने के लिए उसका इफेक्ट बैलेंस शीट बना पड़े, फिर वो रिकवरी में जाता है। और रिकवरी में जाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 40% 30% ही पैसा ऐसा जो निकल पाता है, ज़्यादातर बैंक को उसे छोड़ना पड़ता है। तो बैंक का जो नेट एनपीए है वो बढ़ जाता है, ग्रॉस एनपीए नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ग्रॉस एनपीए के लिए तो जो फंड निकाल कर रखा गया था वो लगा दिया। नेट एनपीए जो शुद्ध एनपीए वो बढ़ जाएगा। शुद्ध एनपीए बढ़ने से किसी भी बैंक का जो स्टॉक का पीबी, प्राइस टू बुक वैल्यू, महंगा हो जाता है, क्योंकि ईपीएस क्या है कि जितने अर्निंग प्रति शेयर, मतलब जितने शेयर उस फ्री फ्लोट हैं उस बैंक के, और जितना कंपनी ने प्रॉफिट किया है उस प्रॉफिट को उन शेयरों से डिवाइड कर दोगे तो उस कंपनी का पीबी निकल के आ जाएगा, ठीक है।
ऐसा चीज़ें देखनी होती है। या जैसे हम बात कर लेते हैं कि हॉस्पिटल सेक्टर में पढ़ाई कर रहे हैं बहुत से, क्योंकि कैली बोलता है कि यार डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ने के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। अगर बात करें हम हॉस्पिटल इंडस्ट्री की, तो हमें वो देखना पड़ता है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, एपी को भी देखना पड़ता है हमें। अगर हम कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो पहले मैं इसी की बात कर रहा हूँ हॉस्पिटल इंडस्ट्री की, तो हमें देखना पड़ता है उसके पास में कितने बेडों की कैपेसिटी है, कितने वो और बढ़ाना चाह रहा है, और अगर वो बढ़ाना चाह रहा है तो उसका जो पर बेड है वो पर बेड से कितने रुपए निकाल पा रहा है रिवर्स, और उसके पास कितने के अलग खर्चे हैं, कितने उसके ऐसा खर्चा है जो रिवर्सेबल पैसा होता है, जैसे कि आयुष्मान कार्ड होगा, क्योंकि वो पैसा उनको इन मतलब 6 महीने 3 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन, बहुत सा पैसा होता है अटक जाता है 6 महीने के लिए। किसी का आधार कार्ड का मैच नहीं हो रहा है, लेकिन वो तो उनने लगाया लेके चला गया। ये पैसा उसका तुम देखोगे किसी भी बैंक में वो पैसा डला रहता है, रिसीबल में अटका रहता है। रिसीबल मतलब आने वाला पैसा, अब वो कितने दिन अटक जाता है, तो ये देखना होता है हमें किसी भी हॉस्पिटल इंडस्ट्री को पढ़ते समय कि यार उसका पैसा कितने दिन तक अटल रहा है। तो जनरली जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है या तुम्हारा होटल इंडस्ट्री है, इनमें रिसीबल का कोई मतलब नहीं। भाई तुम होटल में गए, शाम को पैसा दिया, रात को रुके आ गए, तो इसमें पैसा अटकने का क्या मतलब रहा। लेकिन हॉस्पिटल इंडस्ट्री में ऐसा हो जाता है कि वो जो आयुष्मान योजना के तहत उन्होंने अपना कार्ड दिया, उस कार्ड से उन्होंने क्लेम डाल दिया, वो क्लेम सरकार के द्वारा पास होता है, उसमें 20 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, लेकिन वो बैंक की और सरकार की हिड़क रहती है, ना कि कस्टमर की। कस्टमर को वो रिलीज़ कर देते हैं, आयुष्मान कार्ड का डाटा लेंगे और उससे साइन वगैरह ले लेते हैं कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बुला लेंगे, और कस्टमर को मतलब जो हॉस्पिटल में पेशेंट है उसको रिलीज़ कर देते हैं, और जो पैसा है वो रिसीवल में अटक जाता है बैंक का और सरकार के बीच में। तो इसीलिए देखना होता है कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, या अगर कोई कंपनी है B2C B2B जो काम करती है, अगर कोई कंपनी बिजनेस टू गवर्नमेंट काम करती है, जैसे EMS लिमिटेड है, उसका काम है बिजनेस टू गवर्नमेंट, वो ज़्यादातर गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट लेती है, उनको रिसाइकल करके दूसरी जगह पर उसका जो वाटर रिसाइकल का धंधा है। कि मेरा सिंपल सा कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए कि जिस बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हो वो एक्चुअल में काम क्या करती है, उसके पास में एंट्री बैरियर कौन कौन से हैं, या ऐसा क्या चीज़ है जो उसके पास है औरों के पास नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखनी होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।